हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी किसी किसी बुक में दिया होता है, कहीं कहीं प्लाज्मा लेम्मा भी लिखा रहता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड आज मैं आपको बहुत सारा चीज़ बताऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ कैसे एंट्री करता है। सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो ये बाउंड्री है कोई भी सेल का, समझ रहे हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरियल सेल हो, सबका बाउंड्री है। सही है। हालांकि प्लांट सेल के बाहर एक और बाउंड्री होता है, बैक्टीरियल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर 2 और बाउंड्री होता है। सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है, समझ गया। उसके बाद आज हम लोग बहुत सारा चीज़ के बारे में और भी बातचीत करेंगे। सही है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ इंटर कैसे करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोला जाता है वो भी आज हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा सबके बारे में बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है, शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहला टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो ये बाउंड्री है सेल का। क्या है बताइए, ये बाउंड्री ऑफ द सेल है, बाउंड्री ऑफ द सेल। सही है, ये सेल का बाउंड्री होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेल है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो ये जो सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है। इसको शॉर्ट में हम लोग पीएम लिखेंगे, ठीक है। कौन बार बार अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखता रहेगा। इसको शॉर्ट में सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, पीएम। सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बाउंड्री ऑफ द सेल। ये जैसे मान लीजिए हुआ आपका एनिमल सेल, ठीक है, सही है। लेकिन प्लांट सेल में एक और बाउंड्री एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में ध्यान से सुनिएगा, ये है प्लांट सेल का क्या चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और बाउंड्री होता है। सही है, एक और बाउंड्री लीजिए। ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं बताइए, सेल वॉल, जिसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। कल मैं आपको सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा। सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया पता है ना, वही बीमार करने वाला। कुछ बैक्टीरिया अच्छा भी होता है, कुछ बीमार करने वाला भी होता है। ऐसा नहीं है कि सब बीमारी करने वाला है। तो बैक्टीरिया जो होता है उसमें सबसे अंदर होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री, ठीक है, और उसके बाहर होता है सेल वॉल। सही है। सेल वॉल को हम लोग शॉर्ट में CW लिख देते हैं, क्लास वर्क नहीं, सेल वॉल। समझ गए, कौन लिखेगा बार बार। और जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके बाहर एक और लेयर होता है, समझ गए। सही है, जिसको हम लोग कैप्सूल बोल देते हैं। समझ गए, क्या बोलते हैं, कैप्सूल, या इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी बोल सकते हैं। सबसे अच्छा है ग्लाइकोकैलिक्स बोल दीजिए। सही है, ये एक लेयर प्रेजेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, एक लेयर है जो कि सेल वॉल के बाहर होता है इन बैक्टीरियल सेल। सही है, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो समझ आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल का ये बाउंड्री होता है। ये सबसे बाहर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में भी बाहर ही है, लेकिन उसके बाहर एक और कवरिंग होता है। बैक्टीरियल में भी बाहर ही है, लेकिन उसके बाहर 2 और कवरिंग प्रेजेंट होता है। समझ गया। तो ये क्या है बताइए, आउटर मोस्ट है,
बाहर प्रेजेंट रहने वाला, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट है। ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये लिविंग होता है। कैसा होता है बताइए? लिविंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? लिविंग। लेकिन सेल वॉल जो होता है ना, नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल कैसा है बताइए? नॉन लिविंग, ठीक है। सेल वॉल जो होता है ना, प्लांट सेल के बाहर का मेम्ब्रेन, वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन एनिमल सेल के बाहर का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिविंग होता है। इवन प्लांट सेल में भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लिविंग है। समझ गया? सही है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं। तो एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट रीजन पे रहेगा, ये लिविंग है। लिविंग मतलब जिंदा होगा। और ये पतला सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, थिन है, एकदम पतलू सा। डेलिकेट भी है, मुलायम है, दिखाई दे रहा है, लचीला टाइप। समझ गया? और ये क्या है बताइए? कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है बताइए? कवरिंग। कवरिंग ऑफ द सेल। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, केमिकल का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक केमिकल का बना होता है। उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं बताइए? फॉस्फोलिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना होता है? मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। सही है? क्या चीज़ का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड का। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं। चलिए, अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा स्ट्रक्चर को डिटेल करके, ठीक है। मतलब माइक्रोस्कोप में रख के इसको हम लोग देखेंगे। कौन सा माइक्रोस्कोप? स्कूल वाला नहीं दिखेगा भाई साहब। स्कूल वाला माइक्रोस्कोप में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा बता भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। जिसका डिस्कवरी किसने किया था बता? नॉल एंड रस्का ने। ईयर याद है? ईयर याद है सबको? 1950 के करीब ये डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। याद रख सकते हैं, आपका मर्जी, नहीं भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग देखे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख के, तब दिखा कैसा वो ध्यान दीजिए। वो दिखा ऐसा, ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखा। क्या दिखा बताइए? इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये क्या बना रहा हूँ भाई? अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ रहे हो? ये क्या है बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसा दिखा, जिसमें आप जो देख रहे हो ना, एगो टोपी है। टोपी मतलब हेड कहिए ना, हेड जैसा है। ये क्या है बताइए? हेड। और ये है इसका टेल। तो ये जो हेड टेल वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा, ऊपर में एक लेयर और एक नीचे में लेयर। ये कितने लेयर में बताइए? 2 लेयर में है। समझ गया? और ये जो 2 लेयर में हेड टेल वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं लिपिड। क्या बोलते हैं बताइए? लिपिड। क्या बोलते हैं बता भाई? लिपिड बोलते हैं। लिपिड कितने लेयर में अरेंज है? 2 लेयर में। इसलिए बुक जब आप खोलोगे तो लिखा रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लेयर लिपिड। बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है बता भाई? 2। बाई लेयर मतलब 2 लेयर लिपिड का बना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें प्रोटीन क्या होगा? धंसा हुआ होगा। ये जो गोलका दिख रहा है ना आपको, प्रोटीन है। समझ गया? क्या है बता भाई? प्रोटीन। सही है? समझ आया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना होता है? फॉस्फोलिपिड का, जिसमें लिपिड 2 लेयर में अरेंज है और प्रोटीन धंसा हुआ है, इम्बेडेड होता है। किसमें? लिपिड के लेयर में, बाई लेयर लिपिड में। सही है? तो प्रोटीन क्या है बताइए? इम्बेडेड इन द बाई लेयर लिपिड। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया होगा थोड़ा बहुत। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर। समझ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है बताइए? प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना हुआ है। समझ गए? जो कि लिपिड कितने लेयर में अरेंज है? 2 लेयर में। समझ गया? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
फिर थोड़ा और बताता हूँ कुछ कुछ। चलिए नोट कर लिए, थोड़ा और बताता हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में, लेकिन लिख लीजिएगा, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट मार के हो गया डिलीट, काम ख़त्म, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। लिखते चलिएगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। समझ गया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन एंड लिपिड का। समझ गया? ये जो प्रोटीन और लिपिड होता है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको लचीला बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। सही है? फिर से ऊपर लिखता हूँ, ऊपर ऊपर चलिए, नीचे थोड़ा जगह कम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना लचीला बना देता है। कैसा बना देता है बताइए? लचीला बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। सही है? जिसके वजह से क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक सेल लेते हैं, ठीक है? ये सेल क्या चीज़ का है? अमीबा का। ठीक है? ये क्या है? अमीबा का बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? स्यूडोपोडिया भी हम लोग बोल देते हैं। समझ गए? तो मान लीजिए ये अमीबा का सेल है जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। जो भी चीज़ प्रोटीन लिपिड का है लचीला हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है बताइए? फ्लेक्सिबल, लचीला है। तो ये जो अमीबा है जैसे खाना को देखेगा बस अपने अंदर क्या करेगा, और ज़्यादा ऐसे कर लेगा। ठीक है? और खाना को अंदर ले जाएगा, फिर और ज़्यादा ऐसे कर लेगा। समझ गया? ऐसे, फिर और ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा और खाना को पैक करते जाएगा। फिर बाद में क्या होगा? ऐसे खाना अंदर ले लेगा। समझ गया? यही है अमीबा को खाना लेने का स्ट्रक्चर, मतलब तरीका। समझ गया? चलिए एक ही बार फ़ोटो बना देता हूँ, बार बार क्या बनाओगे। समझ गया? तो जैसे मान लीजिए ये अमीबा फूड लिया, तो ये फूड कैसे लिया? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? लचीला है, इसीलिए ले पाया। लचीला नहीं रहता तो कैसे लेता? समझ आया? हाँ भाई, हाँ समझ रहा हूँ तुम जो बोलना चाह रहे। इसको हम लोग स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। स्यूडो का मतलब जानते हो? नकली। अब पोडिया का मतलब होता है टांग, नकली टांग। टांग मतलब जानते हो ना? फिट। समझ गया? तो स्यूडोपोडिया है। समझ गया? तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या होगा? खाना को ये अंदर ले लेगा। समझ आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना हुआ है? प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना हुआ है। और कोई भी खाना जो सेल के अंदर में लिया जाता है, सेल के अंदर में लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये है फूड, ये क्या है? फूड। जो सेल के अंदर में आता है इसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बता भाई? इंडोसाइटोसिस। इंडो मतलब होता है इनर, और साइटोसिस मतलब सेल। सेल के अंदर में खाना लेना, उसी को हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। समझ आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट अगर है तो पूछ लिए, कमेंट में लिखो भाई अगर डाउट है तो। समझ गया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये खाना कैसे लेता है समझ में आया? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये स्यूडोपोडिया कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब जानते हो? निकला हुआ सा स्ट्रक्चर। ये फिंगर जैसा बनाएगा। समझ रहे हो? जैसे खाना को देखेगा तो ये अपने अंदर में ऐसा फिंगर जैसा बनाएगा, खाना को अंदर लेके चला जाएगा। समझ गया? क्लियर है? तो इसी को हम स्यूडोपोडिया बोल देते हैं। ये कैसा है बता भाई? स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर के जैसा आउटग्रोथ होता है, उभार। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है बता भाई? आउटग्रोथ। समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि नहीं आ रहा? चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही है? समझ आ रहा है? आगे बढ़े। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है सभी लोगों को समझ में आ गया? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। अब हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आखिर फंक्शन क्या है। समझ गया? पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है?
तब स्कूल वगैरह जा रहे हो या नहीं, या छुट्टी मार के बैठे हो या फरार रहते हो भाई। स्कूल वगैरह जाया करो, ठीक है। और क्लास में हल्ला हुड़दंग थोड़ा कम करना है, ये नहीं कि एकदम नौटंकी मचाए हुए हैं जैसा सब करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा सब रिपोर्ट करता है, बस ही में लड़ लेता है सब ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है आपको, बच के रहना है इस सब चीज़ से, झगड़ा लड़ाई से, क्योंकि आपको उससे कुछ मिलने उलने वाला नहीं है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे बढ़े। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, इसका बहुत सारा काम होता है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, इसका ये मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम क्या बोल देते हैं बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, मेंशन कर लीजिए। और भी इसका नाम है प्लाज्मा लेम्मा भी, समझ रहे हो, ये सब इसका नाम है। तो आपका जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल का मेम्ब्रेन है, सही है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा चीज़ घुसेगा अंदर और बाहर भी निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है जो कि अंदर जाना चाह रहा है, कोई भी चीज़ बाहर निकलना चाह रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारा घर है, तो उसमें कोई थोड़ी ना अचानक अंदर घुस जाएगा बिना परमिशन का, नहीं आ सकता है कोई थोड़ी ना। और बाहर भी नहीं जा सकता है हर आदमी, समझ रहे हो। अब मान लो तुम बिना परमिशन का घूमने चलेगा इधर उधर, घर पे आओगे तो कुटाओगे, समझ रहे हो। तो ऐसा ही सेल के साथ भी कंडीशन है, मतलब एंट्री और एग्जिट ये अपने मन से नहीं कर सकता है, कर लेगा, मतलब इसको करता है लेकिन अलग तरीके से, कैसे करता है वो आगे बताऊंगा, लेकिन करता नहीं है जनरली, समझ गया। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें फोर्सफुली भी नहीं हो पाता है, कैसे कैसे आगे बताऊंगा, जब ट्रांसपोर्ट बताऊंगा तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक देखते हैं। तो ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें एंट्री और एग्जिट हर चीज़ का नहीं होगा, सेलेक्टेड चीज़ का होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई दोस्त आ जाए, चलेगा, आपके साथ आएगा तब, अकेले आएगा तो समझ रहे हो ना आशीर्वाद सुन के जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा बताइए, इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल्स, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल्स, ठीक है। इसमें सेलेक्टेड मटेरियल्स ही अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, इन एंड आउट ऑफ द सेल, समझ गया, इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसीलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, मतलब सेलेक्टेड चीज़ बस पास करेगा, समझ रहे हो। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब पता है सभी लोगों को, कवरिंग, सही है। परमिएबल मतलब पास, मतलब सेलेक्टेड चीज़ पास करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसको हम लोग, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, समझ गया। इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आधा चीज़ पास करेगा आधा बाहर मुंह देखेगा, समझ रहे हो। क्या बोल देते हैं बताइए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको कई लोग डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब डिफरेंशियल मतलब समझो किसी भी चीज़ को अंदर जाने देगा, किसी को नहीं आने देगा, समझ रहे हो, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, समझ गया। और भी नाम है पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब पार्शियलिटी कर देगा, किसी को अंदर आने देगा, किसी को नहीं जाने देगा, मतलब किसी को, समझ रहे हो, अंदर आने देगा, किसी को नहीं आने देगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब पार्शियलिटी कर देता है, समझ रहे हो गया। आगे बढ़े।
अब ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये ना सेल का कुछ हद तक शेप भी डिटरमाइन करता है, मतलब सेल देखने में कैसा होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका शेप डिसाइड करेगा। तो ये क्या करता है, सेकेंड फंक्शन, मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, ये सेल का शेप डिसाइड करेगा। ये ना मैकेनिकल बैरियर की तरह बिहेव करता है, मतलब इन्फेक्शन लगने से बचाएगा, एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर, डैमेज होने से बचाएगा इंटरनल कंटेंट को, समझ रहे हो। ये क्या चीज़ की तरह मदद करता है, इट हेल्प्स एज मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का मतलब क्या होता है बताइए, क्या चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। जैसे मान लीजिए ये सेल में इन्फेक्शन ना लग जाए, सेल का इंजरी ना हो जाए, इस सब से ये बचाएगा, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ता हूँ। हो गया। आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये देखिए ध्यान से, अब सेल के अंदर ना बहुत सारा चीज़ होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। तो सेल का इंटरनल कंटेंट को ये संभाल के रखने में मदद करेगा, ठीक है। कैमा पॉइंट है, तीसरा होगा, तीसरा है या चौथा होगा, चौथा है, ठीक है। ये क्या करता है बताइए, नेक्स्ट फंक्शन, प्रोटेक्ट क्या बोला, प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट ऑफ दिस सेल। सेल का जो इंटरनल कंटेंट है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। सेल के अंदर जो भी चीज़ है उसको ये सुरक्षा देगा, समझ रहे हो। सुरक्षा नहीं देगा तो गड़बड़ाइए जाएगा, सही है। अगर मान लीजिए ये सुरक्षा नहीं देगा तो क्या होगा, सब बहू के बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। फ्रॉम ऊजिंग आउट, फ्रॉम ऊजिंग आउट, ऊजिंग का मतलब होता है बहना, ठीक है। मान लीजिए अगर इसके बाहर सुरक्षा नहीं दिया, सारा सेल के अंदर ऑर्गेनेल से सब बह के इधर चला जाएगा, न्यूक्लियस उधर चला जाएगा, सब भाग जाएगा। तो ये क्या करता है बताइए, सेल के अंदर वाले कंटेंट को बहने से बचाता है, इधर उधर भागने नहीं देता है। ये ना होम्योस्टैटिस मेंटेन करके रखता है। क्या मेंटेन करके रखता है बताइए, होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब जानते हो, सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको मेंटेन करके रखेगा, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होगा, समझ रहे हो। सेल के अंदर का कंडीशन स्टेबल करके रखेगा ताकि ये सेल जिंदा रहे, समझ रहे हो। स्टेबल कंडीशन रखेगा ताकि ये सेल सर्वाइव कर सके। इसमें किसी को कोई भी डाउट, समझ गया। और ये क्या करेगा बताइए, माइक्रोब से प्रोटेक्ट करेगा, मतलब जो भी बाहरी दुनिया में कचरा चीज़ सब है, समझ रहे हो। कचरा, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अदर होते हैं, उससे इसको प्रोटेक्ट करेगा, बैक्टीरिया वगैरह से। तो ये क्या करेगा बताइए, प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहरी जो माइक्रोब्स जानते हो ना, बैक्टीरिया वगैरह, उससे जो हमारा बॉडी का सेल मेम्ब्रेन है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है, घुसने नहीं देता है अंदर में। ऐसे हमारे बॉडी में हर जगह वही रहता है, बैक्टीरिया वगैरह। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दिखेगा भी थोड़ा बहुत, समझ रहे हो, सही है। तो ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम माइक्रोब्स और कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बाहरी चीज़ है उससे, एंड फॉरेन सब्सटेंस। समझ गया, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा 7 क्लास में जो बताया था उसको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ के आया 7 क्लास, जैसे मान लीजिए थोड़ा हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रफ सा ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसा आप बना सकते हैं वैसा ही बनाया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा गलत ड्राइंग है और अच्छा ड्राइंग आपको क्लास 10 में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप जाके सीख भी सकते हैं।
तो ये हुआ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है बताइए? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ये वाला रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं बता भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल मतलब छोटा, इंटेस्टाइन मतलब आंत। छोटी आंत को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें कैसा होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये वाले रीजन को हम कट करके बाहर निकाले, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रीजन को हम लोग कट करके बाहर निकाल के देख रहे हैं। मान लीजिए ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम कट करके बाहर इतना निकाले, ठीक है, तुम्हारा नहीं निकलेगा, उसका निकलेगा। उसका मतलब समझ, दोस्त उसका। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, जब उसको आप कट करके निकालोगे तो उसके अंदर में ना फोल्डिंग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बता भाई? ऐसा 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 फोल्डिंग। ये क्या है बता भाई? फोल्डिंग प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये क्या है बता? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर में क्या है? फोल्डिंग है। आपको दिख रहा होगा क्या है? फोल्डिंग्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है बता? फोल्डिंग्स है। समझ रहे हो? आखिर ये फोल्डिंग आया क्यों? समझ रहे हो? आखिर ये फोल्डिंग आया क्यों बता? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होगा। समझ रहे हो? फोल्डिंग्स क्यों आता है? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराने के लिए। ऊपर एरो का मतलब होता है इंक्रीज, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब ये जो फोल्डिंग होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं बता भाई? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। अरे बिलाई नहीं, बिल्ली नहीं, किसी को सुनाई दे दिया बिलाई, विलाई। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिलाई का मतलब ही नहीं पता होगा। कोई है ऐसा? चलो भाई, अब हम लोग विलाई को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? विलाई है। विलाई के ऊपर ना छोटा छोटा और भी चीज़ प्रेजेंट होता है, और भी चीज़ प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं बता? माइक्रोविलाई। ये क्या है? माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई है, ये आखिर बनता क्यों है? माइक्रोविलाई क्यों होता है? जो 7 में पढ़ा होगा उसको याद होगा। ये माइक्रोविलाई क्यों बनता है? ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ जाए। एरिया, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ प्लेन है तो इसका एरिया कम है, इसको ऐसे 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 कर दिए, एरिया बढ़ गया। तो क्या है बताइए? माइक्रोविलाई और इसमें आ गया तो और ज़्यादा इसका एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। समझ आया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना मॉडिफाई होके सरफेस एरिया भी बढ़ा देता है कई जगहों पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जिस तरीके से इसमें हुआ ना मॉडिफिकेशन, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई होके अलग अलग काम करने लगेगा। समझ रहे हो? अब क्या क्या काम करेगा ये सब आप आगे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हो? जैसे माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। क्यों करता है? ताकि जो आप खाना खा रहे हो ना, खाना, वो खाना कहाँ जाता है अल्टीमेटली? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? एब्जॉर्ब होके ब्लड में। तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो, उसी के लिए क्या लगा होता है? पेट, मतलब लगा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फोल्डिंग होता है जिसको विलाई बोलते हैं, उसके ऊपर एक और फोल्डिंग जिसको माइक्रोविलाई। क्यों होता है? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ खाना। समझ गया? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ कैसे जाएगा और बाहर कैसे आएगा उसके बारे में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया है?
आगे बढ़ूं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब जो मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके थ्रू कोई भी चीज़ अंदर घुसता है तो दो तरीके से घुस सकता है। एक तरीका है कि पैसा दे के घुसो, एक तरीका है बिना पैसा का घुसो। समझ रहे हो? एक है पैसा दे के घुसो और एक तरीका है बिना पैसा दे के घुसो। पैसा मतलब समझ रहे हो, एनर्जी दे के घुसो, समझ रहे हो, एनर्जी लगा के घुसो, एनर्जी खर्च करके। और एक तरीका बिना एनर्जी का घुस जाओ। तरीका क्या है बताइए? सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी खर्च करो। एनर्जी डेट में समझते हो एटीपी, एटीपी ही एनर्जी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म पता है? बताओ कमेंट में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, बता ही दी। और एक तरीका क्या है बताइए? कोई एनर्जी का खर्च नहीं होगा, ठीक है, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च हो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च ना हो उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सही है? समझ आ रहा सभी लोगों को? एनर्जी खर्चा एक्टिव, एनर्जी नहीं खर्चा पैसिव। अब सबसे पहले आपको कॉपी में हेडिंग डालना है डिफ्यूजन। ये टॉपिक को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इस सब में सबको एकदम पगला जाता है बच्चा सब, ठीक है। इसलिए इसको टॉपिक को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ये आपको आगे भी काम देगा। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इस सब में सबको डाउट रहता है। चैप्टर जब 1 में पढ़ाया था तो वहाँ पर भी कुछ बच्चों को डाउट था, तो वहाँ मैं बताया था कि सेल में बताऊँगा, ठीक है। चलिए, डिफ्यूजन का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, सेल है, सेल है, ठीक है, सेल है। बाहर में बहुत सारा खाना प्रेजेंट है। क्या है बताइए? मान लेते हैं कि बाहर में बहुत सारा खाना वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है? खाना प्रेजेंट है। या कह दीजिए बाहर में बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। समझ गया? बाहर में क्या है? O2 है, बहुत सारा ऑक्सीजन है। सेल है, जैसे मान लीजिए ना एक सेल है, अमीबा का सेल है, तो बाहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, अंदर में कम ऑक्सीजन है। अब सेल के अंदर ऑफकोर्स कम ऑक्सीजन होता है। हमारे बॉडी में भी ऐसा ही प्रोसेस चलता है। रेस्पिरेशन में मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आप 7 में भी पढ़े होइएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है? O2 का अमाउंट कम है और बाहर में O2 का अमाउंट ज़्यादा है। तो एक बात बताइए, ऑक्सीजन ज़्यादा से कम में इंटर करेगा कि नहीं? ज़्यादा से कम में इंटर करेगा कि नहीं? करेगा। ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। समझ आया कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये जो सेल है ये मान लीजिए अपना खाना तोड़ रहा है, ठीक है। खाना तोड़ता है तो CO2 निकलता है, तो सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है। ऐसा ही हमारे बॉडी में भी होता है, हमारे बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा है। समझ रहे हो? CO2 क्या है बताइए? यहाँ पे मोर है, और एटमॉस्फेयर में CO2 कम है, CO2 लेस। तो क्या होगा? CO2 अंदर से बाहर आएगा। किस प्रोसेस के द्वारा बताइए? डिफ्यूजन। अपने आप आ रहा है, बिना पैसा का खर्च किए, बिना ATP का खर्च किए। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब लिख लो कॉपी में, अपने आप लिख लो, रुका हूँ, चलिए लिख लिए। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी चीज़ का अपने आप जो मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब का हो सकता है। समझ गया? सॉलिड हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैस का ही होगा, लिक्विड हो या इवन गैस हो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस, अपने आप, ठीक है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ, फ्रॉम अ
रीजन ऑफ हाई अमाउंट, कहाँ से, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है। अमाउंट के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेशन। क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट। इसका मतलब समझो, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन को शॉर्ट में हम लोग CONC के बाद डॉट लगा देते हैं। अपने आप जो मूवमेंट होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो अपने आप हाई से लो में जो आ जाएगा उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन, बाहर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। तो जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का मूवमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सही है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बता भाई, डिफ्यूजन बोलते हैं। इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, सही है। डिफ्यूजन का रेट भले ही वेरी कर सकता है। मतलब मान लीजिए, आपको बताता हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे ये जो इंटरमिक्सिंग वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपस में जो मिक्स करेगा, इंटरमिक्स करेगा, डेट मीन्स डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ इंटरमिक्स करना। कैसे मिक्स होगा, पता लगा, जहाँ पे हाई अमाउंट अंदर में लो अमाउंट वहाँ चला जाएगा। जैसे मान लीजिए अगरबत्ती उधर जल रहा है, जहाँ पे पूजा हुआ वहाँ अगरबत्ती जल रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा सेंट है उसका। अब बगल में क्या है, कम है, कम मतलब अगरबत्ती का स्मेल नहीं है, तो हाई टू लो आ जाएगा, तो पूरा घर में अगरबत्ती का गंध फैल जाता है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, समझ गया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना, वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, पानी में उससे ज़्यादा, पानी में उससे कम, उसके बाद सॉलिड में। सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। सॉलिड का डिफ्यूजन का एग्जांपल आपको एक कमेंट में बताना है, मैं बताया था उस चैप्टर में, समझ गए। CO2 कैसे निकलता है, ये सब सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है। जैसे देखिए C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो इसको ग्लूकोज मिल गया, ठीक है, मिला। ऑक्सीजन कैसे गया, सिंपल डिफ्यूजन से। हमारे अंदर भी यही होता है ना, खाना खाए, खाना हमारे सेल में पहुंचा, किस फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में। उसके बाद ऑक्सीजन हम लोग इनहेल किए, चला गया सेल में, समझ गए। कैसे जाएगा पता है कि नहीं पता है, 7 में पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं तो 10 में पढ़ना है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, समझ गए। आप चाहिएगा तो देख सकते हैं अभी भी। तो क्या है, तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या होगा, ये खाना टूटेगा, ये जो ग्लूकोज है टूटेगा, और क्या चीज़ बनाएगा, CO2 H2O, और ATP निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, समझ गया। ये ATP क्या है, एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझ गया। और ये जो CO2 है ना, एक्चुअल में यही सेल से बाहर निकलता है। ये जो CO2 है यही सेल से बाहर निकल रहा है, किस प्रोसेस द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा। सही है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं, चलिए अब एक अलग सा टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, उसके बारे में बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, कैमरा थोड़ा हिला डुला करना होगा। ठीक है, हम लोग देख रहे थे ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफ्यूजन समझ में आया, कोई भी चीज़ हाई से लो में आएगा डिफ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डालिए ऑस्मोसिस। देखो भाई,
जो डिफ्यूजन हो रहा था ना, डिफ्यूजन, अगर वो डिफ्यूजन होगा पानी का, उसी को हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? सिंपल भाषा में डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। पानी का जो डिफ्यूजन होता है उसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। चलिए अब ऑस्मोसिस को हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक है, डब्बा है, समझ गए, एक डब्बा है। डब्बा में क्या रखा हुआ है? डब्बा में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है। कैसा मेम्ब्रेन बताइए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब समझ रहे हो? आधा अधूरा चीज पास करने वाला मेम्ब्रेन। जैसा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वैसा एक बीच में मेम्ब्रेन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा चीज लगा हुआ है, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग शॉर्ट में SPM भी बोल देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो लगा हुआ है। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होगा तब क्या होता है? जिधर ज़्यादा पानी होता है, जिधर पानी का कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा पानी है, ठीक है, और इधर कम पानी है, ठीक है, यहाँ है हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, वाटर का अमाउंट इधर ज़्यादा है, इधर है लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी का अमाउंट इधर कम है, तो पानी क्या होगा? ज़्यादा से कम में आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। इसमें एनर्जी का खर्चा नहीं लगेगा, समझ गए? नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये डिफ्यूजन का ही टाइप है। एनर्जी स्पेंड क्या होगा इसमें? नहीं। समझ गए? सही है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब समझिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ हाई अमाउंट से लो अमाउंट में जाना। क्या होता है? कोई भी चीज़ हाई अमाउंट से लो अमाउंट में जाना, उसी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब कौन बार बार लिखता रहेगा हाई अमाउंट टू लो अमाउंट? इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज कर देते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बुक में आप डेफिनेशन देखिएगा तो यही लिखा मिलेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसी को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। सही है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या होगा डाउट? इट इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू SPM। ऐसा भी डेफिनेशन बुक में आपको लिखा मिल सकता है। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस किस में होगा? जैसे मान लीजिए ये है आपका एक अमीबा। क्या है? अमीबा। बाहर मान लेते हैं कोई भी चीज़ ज़्यादा है, जैसे हम बाहर मान लिए O2 मोर है, तो क्या होगा? बाहर से अंदर आ जाएगा, या नहीं तो O2 नहीं मानिए, H2O मान लीजिए अब, क्योंकि ऑस्मोसिस बता रहा हूँ। ऑस्मोसिस पानी का ही होता है, समझ गए? ऑस्मोसिस किसका होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो पानी जो अंदर आ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? ऑस्मोसिस। तो जो पानी अमीबा में अंदर आएगा किस प्रोसेस के द्वारा आएगा? ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर फ्रेश ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा आपके बुक के एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है NCERT में। सही है? अमीबा में ऐसा होगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इवन प्लांट सेल में ऐसा होता है, प्लांट के रूट में ऐसा होता है। प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल को बाहर से पानी चाहिए तो ऐसे ही जाएगा, समझ रहे हो? प्लांट सेल में होगा।
ठीक है, प्लांट के जो रूट का सेल होगा, प्लांट का जो रूट्स का सेल होगा उसको भी पानी खींचना है तो ऑस्मोसिस के द्वारा खिंचाता है। समझ गया? तो प्लांट का जो रूट्स का सेल होता है उसमें वाटर कैसे जाता है? ऑस्मोसिस के द्वारा। समझ गया? क्लियर है? वाटर किस प्रोसेस द्वारा खिंचाता है, एब्जॉर्ब होता है? ऑस्मोसिस द्वारा। सही है? चलिए अब हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। चलिए पढ़ते हैं। समझ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑस्मोसिस में ही, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आप ना इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे मार्कर से हेडिंग लगा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग इसलिए नहीं लगाता हूँ दूसरे मार्कर से ताकि चमकने उमकने लगता है, समझ गया, इसलिए। चलिए एक है आपका सॉल्यूशन, पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका हम कंडीशन देखेंगे, तब रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। दूसरा है कंडीशन और तीसरा है आपका रिजल्ट। चलिए अब इसको समझने का कोशिश कीजिए, आखिर ये कहता क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सेल है, क्या है बताइए? एक सेल है, समझ गया। अब मान लेते हैं बाहर में ज़्यादा पानी है, बाहर में क्या है बताइए? वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर वाटर है, समझ गया। मान लीजिए सेल है, सेल के बाहर में ज़्यादा पानी है, मोर वाटर, मोर वाटर, और अंदर में कम पानी है, अंदर में क्या है? लेस वाटर। तो क्या होगा इस कंडीशन में बताइए? क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा, मतलब डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का कौन सा टाइप? ऑस्मोसिस वाला। तो क्या होगा बताइए? डिफ्यूजन के थ्रू मोर वाटर सेल के अंदर घुस जाएगा, मोर वाटर से लेस वाटर की ओर जाएगा, समझ रहे हो? पानी जिधर ज़्यादा उधर से कम पानी वाले रीजन में जाएगा वाटर ट्रेवल करके, एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ गया? अब बताइए अगर सेल के अंदर में पानी घुस गया तब क्या होगा? बाहर पानी बहुत सारा है, सेल के अंदर पानी घुस गया तो सेल फूल के मोटा हो जाएगा। क्या होगा? सेल विल गेन वाटर। सेल क्या करेगा बताइए? पानी को अंदर गेन कर लेगा, पानी को क्या करेगा? गेन कर लेगा, और वो फूल के मोटा हो जाएगा बैंक की तरह। समझ रहे हो? सही है? क्या होगा? मोटा हो जाएगा। क्या होगा? सेल अंदर पानी ले गया, सेल फूल के मोटा हो गया एकदम, समझ रहे हो? फूल जाता है एकदम, ठीक है। अब सेल के अंदर में कोई भी चीज़ घुस रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बताइए? सेल के अंदर में जब ऑस्मोसिस हो रहा है, अंदर में कोई भी चीज़ घुस रहा है, उसको हम बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बताइए? इंडो ऑस्मोसिस। सही है? दो ओ रहने पर एक ओ हट जाता है, ऐसा आप रूल पढ़े होइएगा। इंडोस्मोसिस, सही है? इंडोस्मोसिस समझ में आया? ग्रामर में रूल पढ़े थे ना, जहाँ पे दो वोवेल आ जाता है तो क्या होता है? एक वोवेल गायब हो जाता है, ये सब पढ़े होइएगा, ठीक है। तो क्या हुआ बताइए? इंडोस्मोसिस हुआ, समझ आया? सेल क्या किया? पानी अपने अंदर गेन कर लिया। मीडियम सराउंडिंग सेल एज हायर कंसंट्रेशन देन सेल। समझ गया? ऐसा कंडीशन लिखा रहेगा बुक में, मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। मतलब आउटसाइड का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मतलब बहुत ज़्यादा घुला हुआ है, ठीक है। ऐसा बुक में लिखा मिल सकता है, ठीक है। आउटसाइड सॉल्यूशन इज भारी, क्या बोल रहा हूँ भाई? आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक है। बाहर का जो पानी है बहुत ज़्यादा घुला हुआ है, मतलब इसके अंदर में कचरा बहुत कम प्रेजेंट है। आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा घुला हुआ है, मतलब वेरी डाइल्यूट मतलब मोर वाटर उसके अंदर है। समझ में आता है कि नहीं आता? आता होगा, समझ गया। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
क्या बोलते हैं बताइए? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपसे अब कोई पूछेगा कि अगर सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा? सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा? सेल फूल के मोटा हो जाएगा। समझ गया? क्लियर? सही है। चलिए अब एक कंडीशन क्या हो सकता है देखिए, पहले एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, अंदर में इतना पानी है, बाहर में भी इतना ही पानी है, दोनों जगह सेम अमाउंट में पानी है। तो यहाँ से यहाँ जाएगा पानी और यहाँ से यहाँ आएगा, और दोनों जो जाएगा और आएगा सेम अमाउंट में होगा। दोनों क्या होगा? सेम अमाउंट में होगा। तो ऐसा कंडीशन जिसमें मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन देन इनसाइड। ठीक है, मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन देन इनसाइड। समझ गए? मतलब बाहर का जो कंडीशन है उसमें सेम पानी होगा जितना अंदर में है, तब क्या होगा? इस कंडीशन में कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा? वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। देखो भाई, पानी दोनों डायरेक्शन में जाएगा, कुछ पानी अंदर इंटर करेगा, कुछ बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल कुछ भी इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जितना जाएगा उतना ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सेल क्या होगा इस कंडीशन में बताओ? क्या होगा? सेम साइज का। समझ में आ गया? और ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम बोल देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सही है। चलिए अब थर्ड कंडीशन है आपका, वो क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, अंदर में ज़्यादा पानी है। ठीक है, अंदर में मोर वाटर है। ठीक है, और बाहर में लेस वाटर है। तो क्या होगा? बाहर क्या होगा बताइए? अंदर से बाहर पानी आ जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा, डेट मीन्स ऑस्मोसिस के द्वारा। समझ गया? तो मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। ठीक है, इसमें क्या है बताइए? मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल। ठीक है, ये जो बाहर वाला मीडियम है, बाहर वाला मीडियम, उसमें हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब लोअर अमाउंट ऑफ वाटर है देन सेल। तो क्या होगा? सेल से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा बताइए? सेल सिकुड़ जाएगा। क्या होगा बताइए? सेल विल श्रिंक। सेल क्या हो जाएगा बताइए? सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा? पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, और बाहर निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बताइए? एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, मतलब निकलना, इंडो मतलब अंदर, इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बताइए? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बाहर कम पानी है तो इसके लिए एक बुक में टर्म यूज कर देता है, आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी कॉन्सनट्रेटेड। क्या यूज करता है? कॉन्सनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कम पानी है। समझ गया? आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी कंसंट्रेटेड। समझ आ गया? ठीक है, ये सब कुछ वर्ड्स बुक में यूज रहता है। समझ गया? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, और हाइपरटोनिक क्या होता है। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या है और थोड़ा सा समझिए। ठीक है, इसको नोट कर लिए तो थोड़ा और समझिए।
ऐसा ना हो कि वीडियो कट जाए। अगर इनकेस कट जाता है तो अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब एक पॉइंट देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, सेल है, तो कुछ कुछ चीज़ ना सेल के अंदर में जाता है एनर्जी खर्च करके, और अंदर से बाहर निकलता है एनर्जी स्पेंड करके, ठीक है, एनर्जी स्पेंड करके। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में, समझ गए। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द यूज ऑफ एनर्जी। नहीं कटा, ठीक है, बार बार 54 मिनट पर ही कटता था, 54 मिनट पर, अभी नहीं कटा है, ठीक है। तो बहुत सारा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा और बाहर निकलेगा एनर्जी खर्च करके, समझ गया। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, समझ गया। दिख रहा है सभी लोगों को कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो ठीक करता हूँ कैमरा, ठीक है। तो बहुत सारा मॉलिक्यूल सेल के अंदर में घुसता है एनर्जी खर्च करके, एटीपी स्पेंड करके, ठीक है, एनर्जी खर्च करके। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा, समझ गए, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हालांकि मैं बता ही दिया, ठीक है, लिख ही देता हूँ, क्या आपसे लिखवाऊँ, आलसी आदमी सबसे, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, समझ आ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं है ना? एक मिनट रुक जाइए, हाँ दिख रहा है, चलिए। हाँ, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको याद करके आना, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां हम आपको पढ़ाएंगे सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के बारे में, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में भी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।